हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए 2023 का जो सेट नंबर 1 है उसको स्टार्ट कर दिया है और इसका लेक्चर नंबर 3 है। इसके पीछे मैंने इसका 2 लेक्चर दे चुका है जिसमें हमने 20 वैकल्पिक प्रश्नों को एकदम पूरी तरह से क्लियर कर लिया है और उसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए मैंने ऑलरेडी उस पर टिक लगवा दिया है। तो जाकर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप 2025 के एग्जाम में 95% स्कोर करना चाहते हैं कम समय में तो आपको कुछ नहीं करना है, बस दो ही काम करना है बाबू। दो काम क्या करना है अभी से कि आप 2024 के जितना सेट है, 2024 का जितना सेट है सर, कितना सेट है, 7 सेट है, उन सातों सेट को पहले कवर कर लीजिए, फिर आप 2023 के सेट को कवर कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी 2024 के सातों सेट को पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। हर एक प्रश्न का उत्तर मैंने आपको लिख कर दिया है ताकि आपको इधर उधर नहीं खोजना पड़े। तो आपको कुछ नहीं करना पड़े है, बस जाइए और उस जाकर उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देखा है और उसके लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा बाबू, तो आपके लिए बस कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है। ठीक है, चलिए इसके हम अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, खंड ब को स्टार्ट करेंगे। जो आपका वर्णनात्मक प्रश्न है उसको हम लोग करेंगे। कह रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में देना है, 80 शब्दों में देना है। कोई जरूरी नहीं है बाबू कि 80 शब्दों में देना है, आप चाहे तो 70 75 80 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा नहीं लिखना है, कम कम ही लिखना है, लेकिन ऐसा लिखना है कि ताकि एग्जामिनर को फुल नंबर दे दे। ठीक है, तो चलिए इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है बाबू कि 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई। दो कारण बताइए। कितने कारण बताना है आपको, दो कारण बताना है, लेकिन मैं आपको ज्यादा कारण बताता हूं ताकि आपको उसमें से जो भी आसान लगे वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, और इसमें अथवा का प्रश्न दिया है। अथवा का प्रश्न क्या दिया है कि 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं दो प्रवाहों को स्पष्ट कीजिए। अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं दो प्रवाहों को स्पष्ट करना है। इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना बाबू, दोनों को नहीं देना है। ठीक है, बहुत बच्चे करते हैं कि दोनों का उत्तर दे देते हैं ताकि उसको उनको दोनों का नंबर मिल जाए, तो ऐसा नहीं करना है, किन्हीं एक ही को करना है और आपको किन्हीं एक ही का नंबर मिलेगा। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें से दोनों में से जो प्रश्न इंपोर्टेंट है मैं उसी को करा दे रहा हूं ताकि आपको 2025 में वही प्रश्न मिल जाए। ठीक है, तो आपका पहला जो प्रश्न है ऊपर वाला, इसको मैं करा देता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी के अंत में भारत में कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई, दो कारण बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैसे लिखना है उसको आप ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से हेड लगाना है कि 18वीं शताब्दी के अंत में भारत में कपड़ा कि कपड़े की निर्यात में गिरावट आने की कई कारण थे। ठीक है ना, कई कारण थे। सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से हेड लगा देना है और इसके आगे अब क्या करना है, इसके कारण को लिखना है। तो क्या लिखना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है, पहला क्या लिखना है कि ब्रिटिश उद्योगीकरण ने, जो ब्रिटिश उद्योगीकरण ने भारतीय कपड़ों को प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों से बाहर कर दिया। पहला कारण आपको लिखना था, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण लिखना है कि ब्रिटेन के उद्योगपतियों के दबाव में, जो ब्रिटेन के उद्योगपति थे उनके दबाव में वहां की सरकार ने ब्रिटेन में सीमा शुल्क लगा दिया। जो ब्रिटेन की जो सरकार थी ब्रिटेन के उद्योगपतियों के दबाव में आकर क्या कर दी, सीमा शुल्क लगा दिया। ठीक है, दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण लेना कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला गया था। क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया जो आपकी कंपनी उस पर दबाव डाला गया था कि वह ब्रिटेन में बनी चीजों को भारत के बाजारों में बेचे। ठीक है ना, तीसरा कारण था। चौथा कारण क्या था कि मैनचेस्टर की मिलों में, जो आपके मैनचेस्टर के मिल है, मिलों में बना कपड़ा भारत के हथ कर हथ करघों से बने कपड़ों की तुलना में सस्ता था। ठीक है, जो मैनचेस्टर के मिलों में जो कपड़े बन रहे थे बाबू वो भारत के हथकरघों से बने कपड़े की तुलना में क्या था, सस्ता था। तीसरा कारण, चौथा कारण हो गया। पांचवा कारण आपको लिखना है कि भारत से कच्चे कपास का निर्यात बढ़ने से कच्चे कपास की कीमत बढ़ गई। ठीक है, बढ़ गई, जो पांचवा कारण हो गया। छठवां का लिखना है कि बुनकरों के पास आपूर्ति, क्या लिखना है, बुनकरों के पास आपूर्ति की कमी थी और वे अत्यधिक कीमतों पर कच्चा कपास खरीदने के लिए मजबूर थे। ठीक है, तो ये आपके रहे
6 कारण, ठीक है। इन्हीं 6 कारण में से किसी आपको 2 को याद कर लेना है। चाहे तो आपको और इस पूरा का पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 80 शब्दों में बोला है तो आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इस तरह आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी, इसका आपको ऐसा बताना है। इसमें भी आपको अथवा का प्रश्न दिया है और इन अथवा में से किसी एक को की करना है, ठीक है। तो आपको चलिए मैं ऊपर वाला प्रश्न करा देता हूं बिना किसी टाइम गंवाए, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या लिखना है? उत्तर लिखना है आपको कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ध्यान समझिएगा कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। विकेंद्रीकरण के पीछे आधारभूत सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है, ठीक है। लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याओं की अच्छी समझ होती है। विकेंद्रीकरण की आवश्यकता हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई, ठीक है। इसके बाद गांव और शहरों के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई है। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों, शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, लेकिन इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था, ठीक है। तो इस तरह आपका बस इसका उत्तर लिखना है। बहुत आसान शब्दों में लिखा गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करें। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बाबू, ये वाला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2024 के कई सेटों में प्रश्न आ चुका है, तो 4 नंबर इस प्रश्न सब फिक्स हो जाएगा, 100% है, ठीक है। इसमें लिखना है, पहले सबसे पहले आपको मिट्टी के महत्व का उल्लेख करना है, तो चलिए उल्लेख कर देते हैं। लिखना है कि मिट्टी वर्षा जल को छानने में मदद करती है। जो आपका मिट्टी है ये वर्षा जल को छानने में क्या करती है? मदद करती है और अतिरिक्त वर्षा जल के निकास को नियंत्रित करती है, जिससे मृदा अपरदन रोका जा सकता है। जिससे क्या कहता है? मृदा अपरदन रोका जा सकता है, ठीक है। फिर लिखना है कि मिट्टी पौधों के लिए पर्याप्त वायु संचार बनाए रखती है, ठीक है, तथा पौधों की जड़ों, सूक्ष्म जीवों और कीटों को ऑक्सीजन प्रदान करती है, ठीक है। जो मिट्टी होती है बाबू, ये पौधों के लिए क्या होती है? पौधों के लिए पर्याप्त वायु संचार बनाए रखती है तथा पौधों की जड़ों, सूक्ष्म जीवों और कीटों को ऑक्सीजन प्रदान करती है, ठीक है। तो इतना लिखा था, मिट्टी के महत्व का आपको उल्लेख करना था, तो आपको इतना लिख देना है। फिर आपको कि भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करना है, तो चलिए किन्हीं 2 मिट्टियों का हम वर्णन कर देते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है? पहला लिखना है जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अब जानते हैं कि भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो किन्हीं 2 का आपका वर्णन करना है, तो चलिए इसका वर्णन कर देते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। यह बहते पानी के साथ जमा होती है और नदियों के किनारे पाई जाती है। यह भूर भूरी भूर भूरी और ढीली मिट्टी होती है। यह क्या होती है? भूर भूरी और ढीली मिट्टी होती है। कौन मिट्टी? आपका जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में चल देना है। फिर आपको बताना है काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। क्या कहता है? रेगुर भी किया जाता है। याद रखिएगा इसको कि जो काली मिट्टी है इसको रेगुर भी कहा जाता है। यह मिट्टी पानी को ज्यादा सोख लेती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। क्या होती है बाबू? दरारें पड़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ, आपके 2 मिट्टी का मैंने वर्णन बता दिया है और एकदम आसान शब्द में लिखा गया है ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत न हो, ठीक है। अब वो चलते इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वो ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न क्या है और आखिरी प्रश्न इसका है, ठीक है। वर्णनात्मक ब का आखिरी प्रश्न है, ठीक। कह रहा है कि अगला प्रश्न इसमें है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। देशों की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है? फिर आपका अथवा का प्रश्न दिया है। अथवा का प्रश्न क्या दिया है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार को
अनुकूल बनाने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला प्रश्न है। विदेशी व्यापार सब क्या समझते हैं, ये 2024 के भी सेट में आया था। तो चलिए मैं इसका उत्तर आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है कि विदेशी व्यापार सब क्या समझते हैं। तो उसमें क्या लिखना है कि विदेशी व्यापार का महत्व बढ़ रहा है और उसका संदेश है कि व्यवसायिक संबंधों को शुद्ध और स्थिर बनाए रखना आवश्यक है। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कई सुझाव निम्नलिखित है। कुछ सुझाव निम्नलिखित है। कुछ सुझाव क्या है, निम्नलिखित है। तो चलिए उस सुझाव को मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला आपको इसमें लिखना है, पहला इसमें क्या लिखना है आपको, लिखना है, पहला आपको लिखना है कि संबंधों संबंधों को मजबूत करे। क्या करे, पहला का लिखना है कि संबंधों को क्या करे, मजबूत करे। ठीक है ना, संबंधों को मजबूत करे विदेशी व्यापार के लिए। ठीक है, इसमें लिखना है कि सफल विदेशी व्यापार के लिए मजबूत संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपको एक सफल विदेशी व्यापार करना है तो उसके लिए देशों के बीच क्या होना चाहिए, संबंध क्या होना चाहिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब अत्यंत क्या होना चाहिए, घनिष्ठ, मतलब घनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ विस्तार के संबंधों को विकसित करने और अनुबंधों को निर्माण करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के लिए उद्यमी होना चाहिए, उद्यमी होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको विदेशी व्यापार करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, देशों के बीच संबंध क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। पहला कारण आपको बता दिया गया। इसमें दूसरा लिखना है कि भागीदारी और सहयोग क्या होना चाहिए, भागीदारी और सहयोग। इसमें लिखना है कि अन्य विदेशी कंपनियों के साथ भागीदारी और सहयोग को बढ़ावा देना भी एक उत्तम रणनीति हो सकती है। यह नए बाजारों में प्रवेश करने और स्थानीय विविधताओं को समझने समझने में मदद कर सकता है। क्या कर सकता है, मदद कर सकता है, भागीदारी और सहयोग। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको दो इसका क्या कर दिया, दो दो अनुकूल बातें क्या कर दी, बता दी, जो आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, और यही आपसे पूछा था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस तरह के प्रश्न आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। इसके जितने वर्णात्मक ब का जो आपका वर्णात्मक फर्स्ट था उसके सभी प्रश्नों को मैंने क्लियर करा दिया है। बाकी हम लोग अगले वीडियो में वर्णात्मक सेकंड के सभी प्रश्नों को क्लियर कर लेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको चारों प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको सभी उत्तर अच्छे लगे होंगे तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।